नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप को और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में जो पूरी एक ट्रेड डील टाइप की हुई है, जिसमें कहा जाता है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने एक तरीके से अपना जो आइडिया था वो ट्रंप को सेल कर दिया। ये आइडिया उन्होंने पहले भी जो यूएस प्रेसिडेंट थे उनको भी सेल किया, और ये बात जो फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन केरी हैं वो दूसरी बार इस बात को कह रहे हैं, और उन्होंने पूरा प्रूफ करके बताया कि हाउ इट टर्न्ड आउट टू बी अ वॉर। और ये पूरी मतलब जो ये पूरी घटना घटित हुई, ये शुरू में भी कहा गया था कि जब जो बाइडेन थे या उससे पहले ओबामा को या बुश को, सबको ये आइडिया सेल किया गया था कि अगर हम ईरान के ऊपर अटैक करते हैं और ईरान के अंदर रिजीम चेंज कर देते हैं तो हमेशा की छुट्टी हो जाएगी। इस पूरे एरिया में, इस पूरे रीजन में जो टेंशन का पूरा जड़ है वो एक देश है, दैट इज़ ईरान। बाकी सारे देश जो हैं वो इधर हमारी सिक्योरिटी पे चल रहे हैं या हमारे टुकड़ों पे पल रहे हैं। अगर सिर्फ ईरान को देखो तो वही एक ऐसा देश है जो हमारे खिलाफ खड़ा है, जो हमारे खिलाफ एक अलग ब्लॉक में खड़ा है। और इस देश को अगर हम यहाँ पर रिजीम चेंज कर देते हैं, अपने मतलब की रिजीम बना देते हैं, तो हमारे लिए टेंशन पूरा इस रीजन में ख़त्म हो जाएगी और हम बहुत ज़्यादा बैक कर सकते हैं। इस पूरे रीजन को हम काफ़ी अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। ये सारी बातें मतलब पहले भी इसराइल का हमेशा से ये आइडिया, ये थॉट प्रोसेस रहा है। जॉन केरी का कहना था कि जॉर्ज बुश और ओबामा और बाइडेन, इन सब लोगों को लगता था कि नहीं, कुछ ऑप्शन हैं अभी बातचीत के लिए। अच्छा, एक बात ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये भी कही जाती है कि जब ओबामा नए नए प्रेसिडेंट बने थे तो बहुत स्ट्रॉन्ग फुट उन्होंने ईरान के खिलाफ रखने की कोशिश करी थी, क्योंकि जनरली जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनको एडवाइस किया जाता है, और एडवाइस वही लोग करते हैं जो पहले भी थे, पहले टर्म्स में थे। तो एडवाइस किया गया, बड़ा स्ट्रॉन्ग फुट उन्होंने रखने की कोशिश करी, लेकिन वो चीज़ बैकफायर करती है उनके ऊपर, और इसीलिए फिर वहाँ से एक अग्रीमेंट का दौर शुरू होता है। ईरान के साथ पहली बार बातचीत का दौर भी शुरू होता है। अब यही चीज़ जो बाइडेन ने बिल्कुल एज इट इज़ फॉलो करी, और बुश ने भी मतलब संभवतः बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फुट ईरान को लेकर के नहीं रखने की कोशिश करी। लेकिन जैसे ट्रंप आते हैं, ही जस्ट टुक ऑन ईरान एंड एवरीथिंग जस्ट बैकफायर्ड। इसको डिटेल में समझते हैं, व्हाट वेंट रॉन्ग, और एग्जैक्टली क्यों ट्रंप ने आइडिया नेतन्याहू का बाय किया और कहाँ वो फंस गया और क्यों बैकफायर हो गया। ये सारी बातें समझने की कोशिश करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज़ योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। अनअकैडमी ने इस बार 2025 के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें बहुत ज़बरदस्त रैंक्स दिए हैं। ऑल इंडिया रैंक 1 अनअकैडमी के इसी फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट थे। इस फाउंडेशन कोर्स में आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। इसकी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 16,999 है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज़, पूरा जीएस, सीसैट और टेस्ट सीरीज़, इवन मेंस की टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन के साथ फ्री मेंटोरशिप सपोर्ट, सब कुछ कंप्लीटली मिलता है। इसको अवेल करने के लिए आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पर हमने लिंक इसका दिया हुआ, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन करिएगा। और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ APYT10। इस कोड को इस्तेमाल करके आप जो है इस पूरे फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है, इसको जल्दी से अवेल कर लीजिए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ये बात कही जाती है कि उनका आइडिया, थॉट प्रोसेस हमेशा से सिमिलर था ईरान को लेकर के। वो हमेशा से चाहते थे कि जब तक ईरान की रिजीम रहेगी तब तक ये प्रॉब्लम्स रहेंगी, तब तक हिजबुल्ला का टेंशन रहेगा, हुदीस का टेंशन रहेगा, हमास का टेंशन हमेशा रहेगा। उसके बाद जो और भी छोटे छोटे मिलिशियाज हैं जिनको वो सीरिया में, इराक में खड़ा कर रहे हैं, उनका टेंशन हमेशा रहेगा। अगर आप डायरेक्टली ईरान के अंदर की रिजीम चेंज कर देते हो तो फिर ये सारे स्प्लिंटर सेल्स, ये सारे जो छोटे छोटे मिलिशियाज हैं, यू कैन टेक ऑन देम एंड यू कैन जस्ट एंड देम, कंप्लीटली एंड देम। ये उनका थॉट प्रोसेस शुरू से भी रहा था। जब ईरान के साथ यूएस ने बातचीत करनी शुरू करी थी, 2015 की बात है, तब भी बेंजामिन नेतन्याहू का वो स्पीच बहुत वायरल होता है जहां पर वो कहते हैं कि उनको यूरेनियम का एनरिचमेंट के लिए अलाउ करना अपने आप में उनको न्यूक्लियर वेपन सौंपने जैसा है, उनको न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए अलाउ करने जैसा है, और आप उनको न्यूक्लियर वेपन से आर्म कर रहे हो और ये बहुत बड़ी गलती होगी। तो उनका स्टैंड हमेशा से सिमिलर, एकदम बिल्कुल सेम रहा है, और यही स्टैंड वो उन्होंने कई बार पिच करने की भी कोशिश करी है। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जॉन केरी, उन्होंने कहा कि यही बात उन्होंने ओबामा को कहा था, सेम चीज़ उन्होंने जॉर्ज बुश को कही थी, सेम चीज़ उन्होंने जो है जो बाइडेन को कही थी। लेकिन तीनों प्रेसिडेंट्स में से किसी ने भी इसको बाय नहीं किया था, बिकॉज वो चाहते थे कि बहुत सारे ऑप्शंस अभी हैं, अभी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, अभी बातचीत से मामला सुलटाया जा सकता है, तो हम बातचीत करके इस मामले को सुलटा लेते हैं। अगर हम वॉर में जाएंगे तो उसके रिपरकशंस होंगे। अब इसमें उन्होंने कहा कि मैं इन कन्वर्सेशंस का पार्ट था, और तीनों प्रेसिडेंट्स को जो कंटेंशन था, जो प्रॉब्लम था इस पूरे आइडिया से, वो ये था, तीनों रेडी हो जाते, लेकिन उनको प्रॉब्लम ये था कि अगर हमने ईरान के ऊपर अटैक किया तो ईरान का एक अच्छा कंट्रोल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर,
और वो उसको चोक डाउन करेगा। इसकी वजह से होगा क्या कि यूएस को डायरेक्टली तो कोई हार्म नहीं होगा, लेकिन यूरोपियन देशों को हार्म होना शुरू होगा और यूरोपीय देश यूएस के ऊपर प्रेशर बनाएंगे और इससे यूएस कहीं ना कहीं एक आइसोलेटेड देश बनता चला जाएगा, एक आइसोलेशनिज्म वाली पॉलिसी हो जाएगी। और इसीलिए हमें ईरान को डायरेक्टली टेक ऑन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको इकोनॉमिकली टेक ऑन करना चाहिए। जैसे सैंक्शंस लगाओ और सैंक्शंस को ब्रूटल करो और ज़्यादा हार्श कर दो सैंक्शंस को कि एकदम बिल्कुल चला ही ना पाए, ताकि आप अटैक करके सिंपैथी भी नहीं गेन करवा, उनको ऐसा ना कि सिंपैथी गेन हो जाए पूरे वर्ल्ड से। और दूसरी चीज़ कि आप उनको इकोनॉमिकली इतना क्रिपल कर दो कि फिर उनकी मजबूरी बन जाए हमारे साथ समझौता करना। ये उनका प्लान ऑफ एक्शन था। लेकिन जब बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप को ये आइडिया सेल करते हैं अपना, ट्रंप उसको बाय करते हैं, तो पूरा प्लान ऑफ एक्शन ही चेंज हो जाता है, पूरी पॉलिसी चेंज हो जाती है। और इसीलिए आप एक बहुत बड़ी पॉलिसी चेंज पूरा इस समय पर ईरान वॉर के अंदर देख रहे हो। फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन कैरी का ये भी कहना था कि यूएस प्रेसिडेंट ने इस वॉर को इसीलिए नहीं माना था क्योंकि वो पीसफुल रेमेडीज की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा फोकस होकर के देख रहे थे। उनके लिए एक बहुत, उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख थी वियतनाम वॉर, एक हमारे लिए बहुत बड़ी सीख थी। उसके बाद उसी को हमने इराक में इंप्लीमेंट भी किया। वियतनाम वॉर के खुद वेटरन भी रहे, वॉर वेटरन भी रहे। उन्होंने कहा कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है मेरा वियतनाम वॉर का, और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आपको कभी भी अपनी जो अमेरिकन पब्लिक है उसको डिसीव नहीं करना चाहिए। आपके वॉर का ऑब्जेक्टिव अमेरिकन पब्लिक को बहुत क्लियर होना चाहिए कि वॉर आप क्यों लड़ रहे हो। क्या ईरान से आपका वॉर ऑयल का वॉर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वॉर है, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देने का वॉर है, मतलब एग्जैक्टली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, या आप कंप्लीटली रिजीम चेंज सोच कर ही वॉर लड़ रहे हो। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्योंकि लोगों को क्लियर नहीं है, इसलिए लोग काफ़ी ज़्यादा आपसे नाराज़ हैं, आपका काफ़ी ज़्यादा बैकलैश आपको झेलना पड़ रहा है। यही हमारे साथ वियतनाम में हुआ था, क्योंकि भाई जिनके घर के बच्चों को आप बोल रहे हो कि जा करके लड़ो, उन बच्चों के जब बॉडी बैग्स वापस जाते हैं यूएस में और लोगों को ऑब्जेक्टिव भी नहीं पता उस वॉर का कि उनके बच्चे क्यों मर रहे हैं, तो लोग आपको सुनाएंगे, लोग वो बैकलैश आपको झेलना पड़ेगा। और यही हमारे साथ वियतनाम में हुआ था। कुछ इसी तरीके की स्थिति हमारे साथ इराक में हुई थी और उसको हमने कसम खा लिया था कि दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। और इसीलिए जो बाइडेन ने किसी भी वॉर के लिए हामी नहीं भरी, किसी भी वॉर को नहीं होने दिया, किसी भी वॉर के लिए हामी नहीं भरी। लेकिन ट्रंप एक्चुअली सेट इनटू द प्लान, ट्रंप उस पूरे प्लान में फंस गए और पूरी तरीके से वो प्लान बैकफायर कर गया। उनका कहना है, जॉन कैरी का कहना है कि जॉन कैरी का कहना है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने इस वॉर के बारे में बुश, बाइडेन सबको बोला था और उनको कहा था कि रिजीम चेंज अगर हम कर दें, और उनको पूरा प्रिडिक्शन अपना दिया था कि रिजीम चेंज बहुत आराम से हो जाएगा। वहाँ के लोग एकदम सेम प्रिडिक्शन जो ट्रंप को उन्होंने दिया था वही बोला था कि वहाँ के लोग खुद खड़े होकर के अपने रिजीम के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। और ईरान एक बहुत हद तक एक लेफ्टिस्ट देश है, वहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग जो शासन है, इतना इस्लामिक रूल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे लोग काफ़ी नाराज़ हैं। तो लोग काफ़ी प्रोटेस्ट करेंगे और अपनी सरकार खुद ही गिरा देंगे अगर बाहर से एक्सटर्नल सपोर्ट दे दें। लेकिन बाकी के तीनों प्रेसिडेंट ने उसके लिए मना कर दिया था और यही आइडिया एक्चुअल में डोनाल्ड ट्रंप ने बाय कर लिया। तो उनका कहना है कि 11 फरवरी का वो दिन था, बेंजामिन नेतन्याहू अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करके जाते हैं और पूरा समझाते हैं ट्रंप को कि ईरान किस तरीके से एकदम पके हुए फल की तरह है, वो एकदम तैयार है। अगर हमने बाहर से थोड़ा सपोर्ट दिया तो अंदर से लोग खड़े होकर के वो प्रोटेस्ट करके उनकी सरकार गिरा देंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी और एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रॉब्लम ये हुई कि हो जाता, रिजीम चेंज हो जाता अगर बाहर से ये लोग सपोर्ट देते, लेकिन राइट टाइम पर जब प्रोटेस्ट हो रहा था उस समय अगर ये लोग कुछ कर देते एग्जैक्टली उसी टाइम पर, तो शायद कुछ हो सकता था। लेकिन पूरी तरीके से बहुत तेजी से ईरान ने उस प्रोटेस्ट को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, खत्म कर दिया, बहुत लोग को डिसअपियर करवा दिया। और उसके बाद एक पूरा ब्रीदिंग आउट पीरियड उनको मिला 1-1.5 महीने का, और उसके बाद आपने अटैक किया जिसका कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं हो पाया। लोगों के मनोबल, लोगों के मोटिवेशंस ऑलरेडी टूट चुके थे। जो लोग उस पूरे प्रोटेस्ट के नेता थे वो ऑलरेडी गायब हो चुके थे। लोगों को मोबिलाइज करने के लिए देश के अंदर कोई नहीं था और इसीलिए वो पूरा प्लान बैकफायर कर जाता है। ये ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। और इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू ने जो चीज़ ट्रंप को सेल भी की थी, ट्रंप ने कहा भी था, ट्रंप को भी यही प्रेडिक्शन था कि हो जाएगा, और इनका प्रेडिक्शन पूरी तरीके से गलत हो जाता है और वो बैकफायर कर जाता है। और इसीलिए आप वो बहुत टेंस फोन कॉल देखते हो बेंजामिन नेतन्याहू और जेडी वांस के बीच में। मैंने इसको कवर भी किया था, मैंने कहा था कि जेडी वांस और बेंजामिन नेतन्याहू आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। वो एक येस बोल रहा है, एक नो बोल रहा है पूरी तरीके से। और इसीलिए वांस ने बाकायदे बेंजामिन नेतन्याहू को फ़ोन कॉल किया था और उन्होंने बोला था कि आप तो कह रहे थे कि रिजीम चेंज हो जाएगा, आपका जो प्लान ऑफ एक्शन था उसके अकॉर्डिंग तो अभी तक रिजीम चेंज हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। और उसका जो बैकलैश है वो आपको नहीं, लेकिन यूएस की सरकार को झेलना पड़ रहा है और यूएस के लोग इसको लेकर के बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। हालांकि बाद में इसको ठीक किया गया था। फर्स्ट जब निगोसिएशंस हो रही थी उस समय भी वांस और नेतन्याहू के बीच में बातचीत हुई थी, लेकिन नेतन्याहू ने वांस को मना लिया था किसी तरीके से कि आप ये डील मत करिए, आप ये अग्रीमेंट मत करिए, हम इसमें कुछ अच्छा हासिल कर लेंगे। और उसके बाद आपने देखा था कि वो टॉक्स फेल हो गई थी।
अब सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स भी फेल हो चुकी हैं और अब फर्दर कोई बातचीत होगी ऐसा प्रतीत नहीं होता है। तो ये सीजफायर कितने दिन चलता है, यूएस का इसमें नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होता है, वो एक देखने वाली बात होगी। अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।